हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में। इसमें हम 3 एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। पहला, फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। सेकेंड हम क्या पढ़ेंगे? सेकेंड हम पढ़ेंगे फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। उसके बाद हम पढ़ेंगे फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। तो लेट्स प्रोसीड। तो देखिए, इसमें क्या है, हमारे पास एक इनफाइनाइटली स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है। अब ये चार्ज है तो इसमें हमें कोई ना कोई चार्ज कंसिडर करना पड़ेगा। कंसिडर कर लेते हैं कि इसमें क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे होगी। ठीक है, रेडिकल आउटवर्ड होगी। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हम क्या लिखेंगे इसमें, कंसिडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर हैविंग पॉजिटिव लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रेट वायर है और जो वायर्स होता है उसमें हम विड्थ को निगलेक्टेड मानते हैं, इसलिए हम क्या लेंगे, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता है? सेकेंड स्टेप हमारा होता है कि हमें गॉसियन सरफेस कंसिडर करनी पड़ती है जब हम गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस को कंसिडर करना पड़ेगा। अब ये क्या है, हमारा एक स्ट्रेट वायर है, तो स्ट्रेट वायर की वजह से हमें एक ऐसी गॉसियन सरफेस कंसिडर करनी है जिसकी वजह से ऑल अराउंड जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सेम होगी, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो अनअफेक्टेड रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे। क्योंकि हम अगर इससे हम वायर मानते हैं तो इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। ऐसे यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो सेम होगी। अब हमें पता है कि हमारा जो गॉस लॉ होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो हमारा फ्लक्स होता है वो कितना होता है, Q/ε0 होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, हमारा फ्लक्स होता है। और जो नॉर्मल फ्लक्स हम पहले पढ़ चुके हैं वो क्या होता है, E.ds cos थीटा। ठीक है, तो इसमें हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करके इसे आगे प्रोसीड करेंगे। तो इसमें क्या था, हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऐसे कंसिडर की थी। अब उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और जो हमारा एरिया वेक्टर होता है, उन दोनों के बीच अगर 0 डिग्री का एंगल होता है तो कॉस की वैल्यू 0 हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, नेट फ्लक्स जो होता है वो 0 हो जाता है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारा एरिया वेक्टर होता है उनके बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तब क्या होता है, cos 90 की वैल्यू 1 होती है, जिसकी वजह से एक नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। तो इस वाले केस में हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे है, सरफेस हमारी ऐसे है, परपेंडिकुलर है। और हम बेस एरिया की बात करें तो ये जो हमारे दो बेस एरिया है इसमें क्या है, हमारी सरफेस भी ऐसे है और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है। ऐसे नीचे वाले में सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से इनके बीच का एंगल कितना है, 0 है। तो इन दोनों बेस एरिया का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। किसका कंट्रीब्यूशन होगा, सिर्फ और सिर्फ इस वाले सिलेंड्रिकल पार्ट का कंट्रीब्यूशन होगा। ये नीचे वाले जो दो बेस एरिया होंगे इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। फिर हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है, ये जो हमारा कोई भी एप्लीकेशन सॉल्व होता है गॉस लॉ से उसमें 4 स्टेप होते हैं। तो हमारा तीसरा एप्लीकेशन क्या है कि हम निकालेंगे फ्लक्स ड्यू टू गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की वजह से कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, तो हमें फ्लक्स का फॉर्मूला पता है, कितना होता है, E.ds cos थीटा। हमें एंगल तो पता 90 है तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ई हमें पता नहीं है, ई की जगह हम ई ही रखेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसमें हमें एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, 2πr_l, जिसमें हमने क्या किया है, ये जो हमने कंसिडर किया था हमारे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ये हमने एक फिक्स्ड लेंथ l की कैलकुलेट की थी। जो हमारा वायर है उसकी ज़रूर एक इनफाइनाइट लेंथ है, लेकिन जो हमारी गॉसियन सरफेस है उसकी इनफाइनाइट लेंथ नहीं है और उसका एक पर्टिकुलर रेडियस है जो कि हमने r एज्यूम किया था। और ये बात हम पहले स्टेप में ही लिख देंगे कि उसमें फर्दर ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ऐड कर देंगे कि उसकी जो रेडियस है वो r है और जो लेंथ है वो l है।
तीसरा स्टेप हमारा ये हो गया। फिर उसके बाद हमें पता है कि जो हमारा गॉस लॉ का फॉर्मूला होता है वो Q/F होता है। अब हमें ये तो पता नहीं हमारा चार्ज कितना है, तो इसे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी से रिप्लेस कर देंगे, जो कि होता है हमारा लैम्डा एल। ठीक है, तो इसे क्या किया हमने, रिप्लेस कर दिया, तो λ/F0 हो गया। अब ये क्या, ये भी तो फ्लक्स है, E/2πr क्या हमारा फ्लक्स है। तो इन दोनों को हम कंपेयर कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करने के बाद क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद क्या है, इसमें हमने एन कैप लगाया, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वेक्टर्स हम पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन जो है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पर हम कैसा चार्ज कंसिडर कर रहे थे, पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर रहे थे। अब नॉर्मली क्या होता है, हम नेगेटिव वैल्यूज़ को हटाने के लिए इसमें मॉडुलस साइन अक्सर लगा देते हैं, कि हमें पता है कि हमारा एक स्केलर क्वांटिटी जब किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो उसमें क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है बढ़ जाता है, लेकिन डायरेक्शन वही आ जाती है जो उस वेक्टर की होती है। तो उसी तरह से इसमें हमने कुछ एजम्पशन भी किए। पहला एजम्पशन है हमारा कि जो हमारा ये वायर है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। किसी वायर का इनफाइनाइटली लॉन्ग होना एक 100% एजम्पशन है, लेकिन इसमें हमने यही एजम्पशन किया। अगर हम इसमें वायर को एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर ट्रीट नहीं करते तो हम नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ले सकते थे। ठीक है, और ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है ये अप्रॉक्सीमेटली सेंटर पोर्शन की निकली हुई है। जो हमारा पूरा लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइटली वायर था उसका एक जो अप्रॉक्स सेंटर हमने एज्यूम किया है, वहाँ पर हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट की है। अब हमारी सेकेंड क्या है, फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, तो इस बार क्या हमारे पास एक बहुत बड़ी सी प्लेन शीट है। ठीक है, इसमें भी हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्या कर ली, कंसिडर कर ली। चार्ज कितना मान लिया, प्लस 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 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमारी बाहर की तरफ होगी, मतलब ऐसे होगी। ये क्या था हमारा, ऐसे करके ऐसे थी। ये हमारी जो सिलेंडर है इसकी 3D है, मतलब कुछ इस तरह से है कि हमारी ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हुई और इससे ये कुछ तिरछे एंगल है, मतलब ये इससे बाहर निकली हुई है। इसके मतलब ये परपेंडिकुलर है, बिल्कुल ऐसे सीधे है। ठीक है, तो मतलब ये क्या है कि इससे 3D में है, मतलब इसके आगे देखो तो इतना पार्ट दिखता है सिलेंडर का और इसके पीछे देखो तो इतना पार्ट दिखता है सिलेंडर का। और जो हमने ये इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट ली है ये हमने कैसी मानी है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम पहला स्टेप लिखेंगे, कंसीडर द लॉन्ग इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट। ठीक है, उसमें से हम उसका एरिया क्या कर लेंगे, ए एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप पे क्या करेंगे कि हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, गॉसियन सरफेस जो है वो हमारी कैसी है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में कंसिडर की है हमने। वैसे इस क्वेश्चन में जो है वो एक पैराबोलॉइड कंसिडर किया गया है, लेकिन फॉर द सिंप्लिसिटी हमने इसमें क्या किया, एक सिलेंडर को कंसिडर किया है कि हमारी एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। अब इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की वजह से क्या होगा कि इसमें जो हमारी इस सिलेंड्रिकल पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये जो हमारे ऐसे करके ऐसे सिलेंड्रिकल पार्ट बनेगा, इसकी वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और इसकी सरफेस भी ऐसे है, 0 डिग्री का एंगल है, तो इनका कोई भी नेट कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया ऐसे, 90 डिग्री का एंगल है, जिसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों के जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें प्रोवाइड करेगा। क्योंकि इसमें क्या है, एंगल हमारा 0 है, इसमें क्या है 90 है, तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन नेट फ्लक्स में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, लेकिन इस सिलेंड्रिकल पार्ट का नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है हमारा, इसमें हमने क्या किया था, पिछली बार वीडियो में E.ds किया था, तो यहाँ पे हमने वही किया, E लिया है और हमने एरिया का A लिया। अब दो थे, एक ये बेस था एक ये बेस था, तो E 2EA हो गया। अब ये क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी का केस है, तो उसमें हमने क्या लिया था, लैम्डा लिया था।
इसमें हमने क्या लिया, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ई की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, जो क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हुआ। ई की वैल्यू यहाँ से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्या करना है हमें, अब हमें फाइंड करना है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। तो इसमें हम दो केसेस कंसिडर करेंगे। पहला, ये जो हमारा शेल है उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और दूसरा ये जो हमारा शेल है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कितनी होगी। तो सबसे पहला हमारा क्या है, फील्ड आउटसाइड द शेल। ठीक है, पहला स्टेप वही, कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। ठीक है, ऑफ रेडियस आर, इसमें हमने इसकी रेडियस का कंसिडर की है, आर कंसिडर की है। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, कंसीडर द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या लिखेंगे, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, उसका फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। फ्लक्स कितना होगा, गॉसियन सरफेस का हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। फिर गॉसियन सरफेस के फ्लक्स को हम किसके बराबर रखते हैं, गॉसियन सरफेस के फ्लक्स को हम उस वायर या उस इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट, उस इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट या तो फिर यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल के गॉसियन लॉ के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स निकलता है उसके बराबर रखते हैं। क्योंकि हमारा बाद में जो ये लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, ये किसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, उस जो हमने केस कंसिडर किया था उस वायर का या उस इनफाइनाइटली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट शीट का, और या तो फिर इसका जो कि है हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। और जो पहला वाला केस था वो किसका था, जो हमने इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉर्मल जो फॉर्मूला था ई डॉट डी एस, वो किसका था, वो उस गॉसियन सरफेस का था। ठीक है, द फ्लक्स टू द गॉसियन सरफेस ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, चार्ज कितना इंक्लूज होगा, चार्ज कितना होता है, सिग्मा अपॉन ए। यहाँ पे तो हमें ए पता है ना, यहाँ पे जो हमने लिया है रेडियस वो आर ले लिया है, तो एरिया कितना हुआ, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस 4 पाई आर स्क्वायर और इस ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर को हम बराबर रखेंगे, मतलब इक्वल टू करेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर ई की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद फीड इनसाइड द शेल, तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि अंदर कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस की वजह से क्या किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया। लेकिन जब बारी आई हमारे उसकी कैलकुलेट करने की कि हमारा गॉस लॉ के अकॉर्डिंग कितना फ्लक्स है स्फेरिकल शेल में, तो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा हमारा। वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज इंक्लोज तो है ही नहीं। जब चार्ज इंक्लोज ही बराबर ज़ीरो है तो इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी। तो इसमें सिंपली शॉर्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं। इसमें हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा क्या है कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, वो किस तरह का है वो कंसिडर किया। ठीक है, सबसे पहले गॉसियन लॉ लगा करके जो फील्ड हम निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी प्रोड्यूस होगी, उसके लिए हम कुछ कंसिडरेशन भी तो करेंगे कि हमारा किस तरह का वायर है, कितनी लेंथ है, कितनी ब्रेथ है, कितनी रेडियस है वहाँ से। तो हमने पहले वो केस कंसिडर किया। फिर उसके बाद हम एक सिलेंड्रिकल या तो फिर हमारा जो लास्ट वाला केस था उसमें एक स्फेरिकल, इस तरह की गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं। थर्ड में क्या होता है, उस गॉसियन सरफेस की वजह से हम फ्लक्स निकालते हैं। और लास्ट में क्या होता है, उससे हम गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो भी हमारा फ्लक्स होता है उसके बराबर रख करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ई की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसे निकालते हैं। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।